रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम आज अपने दोनों बेटों का घर बसने पर बेहद खुश थी। उसके बड़े बेटे अमर की शादी तो पहले ही एक साधारण परिवार की लड़की आरती से हो चुकी थी और आज उसके छोटे बेटे साहिल की शादी भी हो गई थी, लेकिन एक अमीर घराने की लड़की सुनीता से, जो शादी के बाद अपने ऐशो आराम की चीजें अपने साथ लेकर आई थी। कुसुम अपनी नई बहू का स्वागत करती है और बाकी के लोग भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। तभी अपनी भाभी का इतना सुंदर लहंगा देखकर साहिल की छोटी बहन नैना बोलती है, वाओ भाभी, आपका लहंगा कितना अच्छा है। क्या आप मुझे मेरी दोस्त की शादी में पहनने के लिए ये दिखाओगी? अरे हाँ दीदी, ले लेना। वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं, आप चाहो तो उनमें से भी देख लेना। सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छी हो। बस करो नैना, अब नई बहू को घर में भी आने दो। दरवाजे पर ही मांगना शुरू कर दिया। कोई नहीं जेठानी जी, अब मेरे पास है तभी तो मांग रही है वो। अब जिस पे नहीं है उससे तो मांग नहीं सकती ना। कहना क्या चाहती हो नई बहू? अरे बहुत बातें हो गई, चलो चलो अंदर आओ बहू। कुसुम बात को बढ़ने से पहले ही संभाल लेती है, जिसके बाद नई बहू घर में आती है और सभी उसका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ देवरानी जेठानी में अनबन होती रहती है, क्योंकि सुनीता बड़े घर के होने के कारण कोई काम ही नहीं करती थी और अपने कमरे में एसी चलाकर पड़ी रहती थी, जिसपे उसकी जेठानी आरती को हमेशा आपत्ति थी। एक दिन सुबह के नाश्ते के लिए कुसुम अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ आरती बहू, नाश्ता बन गया क्या? नहीं माँ जी, मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। पर क्यों? अरे अमर और साहिल को अभी दफ्तर जाना है, क्या वो भूखे पेट जाएंगे? तो माँ जी, सारे काम का ठेका क्या मैंने लिया हुआ है? आपकी छोटी बहू की तो ऐश है, पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है महारानी और काम सारा मेरे सर पर डाल देती है। अरे बहू, अभी वो नई है, जल्दी ही इस घर के तौर तरीके सीख जाएगी और तू बड़ी है, तेरा फर्ज है उसको समझाना, ना कि यूं छोटी छोटी बातों पर कलेश करना। हाँ, अब तो मैं कलेश करती हूँ। एक तो सारे घर का काम करो, ऊपर से आपकी जली कटी बातें सुनो। अरे देवरानी के आने पर मैं कलेशनी हो गई। बहू, तू खामखा बातों को बढ़ा रही है, मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा। आरती अपनी सास से नाश्ता बनाने पर बहस करने लग जाती है। तभी वहाँ सुनीता आती है और अपनी जेठानी से बोलती है, अरे जेठानी जी, बस नाश्ता बनाने की बात थी, आपने तो खामखा इतना कलेश कर दिया। रुको, मैं बाहर से मंगवाती हूँ। जब जेब में पैसा हो तो ऐश ही ऐश होती है, यूँ कलेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी ये पैसे की गर्मी ना कहीं और जाकर दिखाना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। और मैं कह देती हूँ, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो काम तो बराबर का करना पड़ेगा। सॉरी, पर मेरे से ये घर के काम नहीं होते, इसलिए मैं अपने हिस्से के काम करने के लिए नौकर रख लूंगी। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम करके साइड हो जाना। अब मैं सबके लिए नाश्ता ऑर्डर कर देती हूँ। सुनीता घर के सभी लोगों के लिए उनकी पसंद की डिश ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो नाश्ते की टेबल पर अपने पसंद की डिश देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद नैना अपनी फेवरेट रसमलाई खाने के बाद बोलती है, वाह वाह आरती भाभी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। चरण कहाँ हैं आपके? आज खाना आरती ने नहीं बनाया बल्कि सुनीता ने मंगवाया है, वो भी 5 सितारा होटल से। सच्ची, जब भी कहूँ इतना टेस्टी खाना, मसाले सारे एकदम नाप तोल के डाले गए हैं, ये आरती तो नहीं कर सकती। हाँ, मेरे हाथ के बने खाने में तो नुक्स ही होते हैं। एक काम करो ना, देवरानी जी से कह दो, बाहर से पैसे देके कुछ और मंगवा देंगी। अरे देवरानी जी, आप चिढ़ क्यों रही है मेरी तारीफ पर? अब जो अच्छा है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। हाँ भाभी, बहुत अच्छी है। सबको सुनीता की तारीफ करता देख आरती गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। उसको ऐसे जाता देख उसका पति अमर भी उसके पीछे कमरे में जाकर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ आरती, तुम ऐसे खाना बीच में छोड़कर क्यों चली आई? आप क्यों आए हो मेरे पीछे? जाओ ना, अपनी नई बहू के गुणों को देखो। अरे इतनी सी बात पर अब तुमको कलेश करना है, हद है यार। हाँ, बोल लो, आप भी बोल लो कि इस घर में कलेश तो मैं ही करती हूँ, है ना? अरे ये मेरा घर है, इसीलिए मैं हर काम दिल लगाकर करती हूँ, लेकिन वो महारानी
वो तो पता नहीं कहाँ की क्वीन विक्टोरिया है, बस सारा दिन अपने बाप के पैसे का रोब झाड़ती रहती है। ऐश करवा लो जितनी मर्जी उससे। तुमसे बहस करना मेरे बस की नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ, करो जो करना है। अमर अपने छोटे भाई साहिल के साथ काम के लिए निकल जाता है और अब सुनीता अपने हिस्से के काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती है जो ससुराल में उसके हिस्से का काम करती है। ये सब देख आरती को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, आप देवरानी जी को कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे ये घर का काम है, कोई होटल थोड़ी जहाँ नौकर काम करे। अरे बहू, उसको आदत नहीं है ना काम करने की, अब क्या कह सकते हैं, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो खामखा घर टूट जाएगा। माँ जी, आप ऐसे डरती रहेंगी तो काम कैसे चलेगा? अरे शादी उनकी मर्जी से हुई है तो क्या हुआ, इस घर को तोड़ देगी? सुनीता को ये समझना होगा कि ये उसका ससुराल है, जहाँ हर वक्त उसे सबके साथ मिलकर चलना होगा। नौकरों की तरह ऐसे हमसे काम करवाएगी तो कैसे चलेगा? दोनों सास बहू की बात के बीच में नैना आती है और बोलती है, अरे आरती भाभी, आपको क्यों चिढ़ हो रही है सुनीता भाभी से? उन्होंने अपने काम के लिए नौकर रख लिए तो फिर भी आपका कलेश खत्म नहीं हो रहा। आए दिन कोई ना कोई दिक्कत लेकर पहुंच ही जाती हो माँ के आगे। नैना, छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। मुझे तुम्हारे छोटे होने से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जब घर में दो बहुएं हैं और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। रहने दो, आपको चिढ़ होती है उनसे कि इस घर में उनकी ऐश कैसे हो रही है। नैना बस, मैं तुम्हारी सुनीता भाभी नहीं हूँ जो तुम्हें लाड प्यार से अपने सर पर चढ़ा लूं। अगर तुम गलत करोगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। हाथ तो लगा कर दिखाओ, भैया से बोल दूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों और अपने अपने कमरे में जाओ। कुसुम दोनों को अपने कमरे में तो भेज देती है, लेकिन छोटी बहू के यूं ऐशो आराम के चलते घर में बड़ी बहू का कलेश उसके घर को तोड़ने लगा था। इसलिए वो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक तरकीब लगाती है, जिसके लिए वो अपनी छोटी बहू को बुलाकर बोलती है, सुनीता बहू, मेरा ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जरा मेरे लिए हलवा बना देगी? हाँ हाँ माँ जी, रुकिए, मैं अभी अपनी नौकरानी से बनवाती हूँ। बहू, मुझे तेरे हाथों का बना हलवा खाना है, बना दे। ठीक है माँ जी, पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। सुनीता रसोई में जाती है जहाँ आरती पहले से ही काम कर रही होती है। तभी सुनीता इधर उधर हलवा बनाने का सामान देखती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि क्या क्या डाला जाता है। उसको ऐसे परेशान देखकर आरती उससे बोलती है, क्या हुआ देवरानी जी, मेरी मदद चाहिए? मैं मुझे। अरे बोलो भी, इतना क्या सोच रही हो? माँ जी को मेरे हाथ का हलवा खाना है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, माँ जी के लिए बनाना है ना, मैं मदद कर देती हूँ। आरती हलवा बनाने में सुनीता की मदद करती है। इस बीच दोनों देवरानी जेठानी आपस में कई बातें करती हैं और एक दूसरे के साथ काम करते करते भूल ही जाती हैं कि उनके बीच कोई मनमुटाव भी था। जिसके बाद हलवा बनने पर सुनीता कटोरी में डालकर आरती से कहती है, दीदी चलो मेरे साथ, माँ जी को हमारा बनाया हुआ हलवा खिलाते हैं। चलो। दोनों कुसुम को हलवा देती हैं और उसको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद कुसुम बोलती है, वाह सुनीता बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, सच्ची मजा आ गया। माँ जी, हलवा मैंने अकेले नहीं, दीदी के साथ मिलकर बनाया है और आज सच्ची उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत सारी बातें भी की। वाह बहू, देखा, साथ काम करने से कितना मजा आता है, और तो और घर में खुशियाँ भी बनी रहती है। आज तुम दोनों भी साथ में कितना खुश हो, वरना तो हमेशा लड़ती ही रहती हो। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती समझ आती है कि सुनीता हमेशा अपने ऐश के चलते घर के कामों में कभी लगी ही नहीं, और आरती ने अपने मन में बसे कलेश के चलते कभी सुनीता से प्यार से बात की ही नहीं। दोनों ही अपनी कमियों को समझते हुए अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी, अब से मैं दीदी के साथ मिलकर हर काम करवाऊंगी और मैं भी सुनीता को हर काम प्यार से सिखाऊंगी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। सास की समझदारी से बिना लड़ाई झगड़ा किए दोनों बहुएं अपनी अपनी कमियों को जानकर उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाती हैं और अच्छी देवरानी जेठानी बनके सबको खुश रखती हैं। किसी गांव में राम सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी लता और 2 बेटे रविंदर और अशोक के साथ रहता था। पूरे गांव में उनके परिवार का बहुत रुतबा था।
लता को शुगर की बीमारी थी, जिसके चलते वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी। उसके बड़े बेटे रविंदर की शादी आस्था नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होती है। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने बताती थी। वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही बात किया करती थी। अरे ओ आस्था बहू, अरे जरा चाय बना देना मेरे लिए। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है चाय के लिए। अरे इतना नहीं होता कि उठकर खुद बना लूं चाय में। पैर तो इस बुढ़िया के कब्र में लटक रहे हैं और स्वाद चाहिए पूरे। दिन बीतते जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद घर के छोटे बेटे अशोक की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। अपनी देवरानी के आने के बाद तो समझो आस्था के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो जमकर अपनी देवरानी से घर का सारा काम करवाती और खुद सबकी वाहवाही लूटती रहती। ऐसे ही एक रात राम सिंह के दिल में बहुत तेज दर्द उठता है। कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। आस्था बहू, रविंदर, अशोक, नेहा, जल्दी आओ। सब लोग भागते हुए अफरा तफरी में कमरे में आते हैं। अशोक, रविंदर और नेहा मिलकर बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि राम सिंह को दिल का दौरा आया है। वहीं घर पर लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस्था किसी तरह उनको चुप करवाकर सुला देती है और खुद अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इन बुड्ढे बुढ़िया ने। दिल तो करता है ना जहर देके मार दूं। अगली सुबह बाबूजी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। आस्था झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोलती है, बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपकी चिंता में मुझे रात को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। जी आप ठीक तो है ना? माँ जी, दीदी, बाबूजी एकदम ठीक है। बस डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। चल बेटा, अपने बाबूजी को कमरे में ले चल। बीवी तो पहले ही बीमार पड़ी थी, अब ये बुढ़ा भी खाट पकड़कर बैठ गया। वक्त बीतता जाता है। नेहा दिन रात अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, तो वहीं आस्था सारा दिन या तो कोई बीमारी का बहाना कर सोती रहती या फिर टीवी देखती रहती। बड़ी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर लता और राम सिंह को बहुत बुरा लगता है। एक दिन आस्था अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर आती है। जी सुनिए ना, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ भाग्यवान, बोलो। जी मैं सोच रही थी कि हम अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बहू और बेटे के नाम कर दे। पर क्यों? इस घर पर तो दोनों बेटों का बराबर हक होना चाहिए ना। जी जब से आप बीमार हुए हैं ना, घर का सारा काम नेहा बहू करती है। हमारे बुढ़ापे का सही मायनों में सहारा बनी है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ। बाहर खड़ी आस्था ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे ये बात गवारा नहीं होती कि सब कुछ नेहा के नाम हो रहा है। अब वो सभी घर के लोगों के बीच फूट डलवाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी सास लता के कमरे में चुपके से घुसकर एक कीमती हार और पैसे निकालकर अपनी देवरानी की अलमारी में रख देती है। जब लता अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका सारा सामान गायब है, वो दोनों बहुओं को जोर से आवाज लगाती है। अरे अरे बहू, मेरा खानदानी हार और पैसे नहीं मिल रहे। तुम दोनों ने कहीं देखा है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने नेहा को सुबह आपके कमरे के पास आते देखा था। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मम्मी जी, कहीं इसी ने तो नहीं चुराया हार और पैसे? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो अब तुम्हारे कमरे में ही जाकर पता चलेगा।
सब लोग आस्था के कमरे में जाते हैं और फिर वो हार ढूंढते हैं। उन्हें वो हार मिल जाता है। ये क्या है बहू? कसम से माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये हार यहाँ कैसे आया। अरे वाह नेहा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, पर तुम तो बड़ी होशियार निकली। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लालची निकलोगी। खैर, मैं अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आस्था को सौंप रही हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरह आस्था नेहा को घर से निकलवा देती है। ये ले बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हाय हाय हाय, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इस पल का। वक्त बीतता जाता है। आस्था बड़े ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन आस्था की माँ सपना उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे सुनने में आया है तेरी सास ने खुश होकर तुझे घर की सारी चाबियां दे दी है। नहीं माँ, ये सब तो मेरी चाल थी। मैंने ही मम्मी जी का हार चुराकर नेहा के कमरे में रख दिया और फिर सबके सामने उसे ही गुनहगार बना दिया। तभी कमरे के बाहर जाती हुई लता उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो कमरे में जाती है और आस्था को एक जोरदार चमाटा जड़ देती है। माँ जी, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तुमने कैसे अच्छे बनने का ढोंग किया और बेचारी नेहा को फंसा दिया। अरे निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस बस, कितना झूठ बोलेगी तू? कितनी दोगली है, मुझे आज पता चल गया। तेरे पीछे लगकर मैंने मेरी संस्कारी बहू नेहा को घर से निकाल दिया। अरे तू दफा हो जा। तभी वहाँ नेहा आती है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को ऐसे घर से मत निकालो, वो इस घर की बड़ी बहू हैं। अरे अब तो कुछ सीख ले देवरानी से। उम्र और ओहदे में बेशक तुझसे छोटी है, पर संस्कार में सबसे बड़ी है। अभी के अभी माफी मांग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह सभी घर वाले आस्था को माफ कर देते हैं और वहीं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। साथ ही आस्था अपनी पीठ पीछे बुराई करने वाली आदत को त्याग देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी बहू ज्यादा अच्छी लगी? डबल स्टैंडर्ड वाली आस्था या नेहा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।